अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूँ किरण नाज। खुशा बख्ते दो आलम रा के ख़त्मे मुरसला आमद, हबीबे किब्रिया आमद, रसूले दो जहाँ आमद, नक़ीबे वहदते यज़्दा व निशान यज़दानी, मुबारकबाद उम्मत रा शफ़ीए आसिया आमद। कायनात की सबसे बुलंद मर्तबा हस्ती, रहमत आलम, सरवरे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मुबारक महीना रबीउल अव्वल अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ इस्लाम के नाम पर मारिज़े वजूद में आने वाली मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान की 79वीं यौम आज़ादी भी पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। आज आज़ादी के जश्न के साथ अपने वतन से अहद वफ़ा का दिन है। आज हम सब के लिए खुद एहतसाबी का भी दिन है। इस पाक वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने इसे क्या लौटाया है? आज तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज हम ये बहस करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है, हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या पाकिस्तान को तरक्की की रेस में पीछे करने वालों का एहतसाब हुआ? और क्या आज जो निज़ाम इस मुल्क में राइज है, क्या वो हमेशा से था? 1944 बरतानवी मुसन्निफ देवर्ले निकोलस ने अपनी किताब वर्डिक्ट ऑफ इंडिया में खदशे का इजहार किया था कि अगर गांधी चले गए तो नेहरू होंगे, या फिर राजगोपाल आचारी, या पटेल, या फिर दर्जनों दीगर, लेकिन अगर जिन्ना चले गए तो उनकी जगह कौन लेगा? अफसोस की बात यह है कि हुआ भी ऐसे ही। जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई तो उनकी जगह लेने के लिए कोई नहीं था, और शायद यही वजह है कि आज़ादी के तकरीबन 9 साल तक हम इस मुमलिकत खुदादाद को एक आइन या फिर एक निज़ाम तक नहीं दे सके। 1956 यानी तकरीबन 9 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अबूरी आइनी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कानून साज असम्बली में भी वही अराकीन बैठे जो आज़ादी से कबल 1946 के इलेक्शन में फतह याब हुए थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह मुल्क के पहले गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म बने। इसी अबूरी आइनी निज़ाम के तहत 14 अक्टूबर 1955 में पाकिस्तान के मगरबी हिस्से, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और उस वक्त का सूबा सरहद शामिल था, इन सब को मिलाकर एक सूबा मगरबी पाकिस्तान बना दिया गया, जबकि दूसरी तरफ दूसरा सूबा मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश था। इस मंसूबे को 1 यूनिट का नाम दिया गया, जिसका मकसद सियासी तवाज़ुन कायम करना था, लेकिन इससे मज़ीद मसाइल पैदा हुए और ये निज़ाम अवाम में शदीद गैर मकबूल हुआ। 15 साल कायम रहने के बाद ये 1 यूनिट कहलाने वाला सिस्टम जुलाई 1970 में जनरल याहिया के दौर में ख़त्म हो गया। 23 मार्च 1956 को मुल्क का पहला आइन नाफिज हुआ। मुल्क बाकायदा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना और पार्लिमानी निज़ाम कायम हो गया। लेकिन 2 साल बाद ही यानी 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने पहला आइन मनसूख कर दिया, असम्बलियाँ तहलील कर दी, सियासी जमातों पर पाबंदियाँ आयद कर दी और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया। चंद दिन बाद ही हालात ने फिर पलटा खाया और 27 अक्टूबर को जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को इक़्तिदार से अलग कर दिया और ख़ुद सदर बन गए। 1962 में बाकायदा सदारती निज़ाम नाफिज हुआ और जनरल अयूब खान ने वज़ीर आज़म का ओहदा ही ख़त्म कर दिया। इसके बाद 1969 से तकरीबन 8 साल तक यानी पाकिस्तान इसी सदारती निज़ाम के तहत चलता रहा। मार्च 1969 में अयूब खान ने इक़्तिदार छोड़ा तो जनरल याहिया खान ने संभाला और 1962 का आइन मनसूख करके मुल्क में दोबारा बाकायदा दूसरा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और ख़ुद सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। यूँ ये इसी सदारती निज़ाम की तोसी थी जो जनरल अयूब ने मुतारिफ़ करवाया था। 1971 में बांग्लादेश की अलहदगी के बाद जनरल याहिया खान ने इक़्तिदार छोड़ा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर चौथे सदर और पहले सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इक़्तिदार संभाल लिया। 1972 में अबूरी आइनी निज़ाम के तहत सदारती निज़ाम हुकूमत चलाई गई और मुत्तफ़िक़ा आइन बनाने के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, जिसके नतीजे में 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली ने आइन मंजूर किया और इसी साल 14 अगस्त 1973 को आइन नाफिज हुआ और इसी दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर का ओहदा छोड़कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभाल लिया। इस आइन के निफाज के साथ ही पाकिस्तान पार्लिमानी निज़ाम हुक्मरानी में दाखिल हो गया, लेकिन तकरीबन 4 साल बाद ही ये निज़ाम फिर टूट गया। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक़ ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया।
एक साल बाद 16 सितंबर 1978 को जनरल जिया ने सदर मुमलिकत का ओहदा फिर संभाल लिया। इस दौरान तकरीबन 8 साल वजीर आजम का मनसब अमलन गैर फाल रहा। 25 फरवरी 1985 को गैर जमाती बुनियादों पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो सदर ज़ियाउल हक के नामजद करदा वजीर आजम बन गए। सदारती हुक्मनामे के तहत बहाली आइनी और ऑर्डर के तहत 73 का आइन मुतअद्दिद तरामीम के साथ बहाल हुआ, जिसमें सदर को असम्बली तहलील करने समेत अहम इख्तियारात हासिल हुए। टूटा फूटा ही सही, लेकिन मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम पर चलता रहा। बेनज़ीर भुट्टो इसी निज़ाम के तहत पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। 1999 तक बेनज़ीर और नवाज शरीफ दो बार इसी निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म बने। एक दूसरे की हुकूमतें गिराते रहे, लेकिन निज़ाम को मजबूत नहीं होने दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो फिर आइन मुअत्तल कर दिया। मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। पार्लिमानी निज़ाम तकरीबन 20 माह मुअत्तल रहा। 2002 के इंतखाबात के बाद परवेज़ मुशर्रफ ही सदर रहे और पार्लिमानी निज़ाम कुछ हिचकियों के साथ बहाल हो गया। 2008 में पार्लिमानी निज़ाम के साथ ही जमहूरियत बहाल हुई और आज तक है, लेकिन तकरीबन 18 साल बाद भी हम सोच ही रहे हैं कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। जमहूरी हुकूमतों को शिकवा रहता था कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती। 2018 से अब तक की तीनों हुकूमतों को अस्करी क़यादत की मुकम्मल सपोर्ट रही है, जिसका इजहार वो खुद भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डिलीवरी का जो मैकेनिज़्म है वो स्लो नहीं है, बल्कि बहुत स्लो है। 2010 में 18वीं तरमीम आई, लेकिन 16 साल बाद भी सूबाई फाइनेंस कमीशन नहीं बन सके, जिनके तहत शहरों तक वसाइल की मुंतकली थी। नए सूबों की करारदादें 2012 में मंजूर हुई, लेकिन उन पर आज तक अमल नहीं हुआ है। और अब भी बहस यही जारी है कि निज़ाम की बेहतरी के लिए जो ज़रूरी है वो फौरी होना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता 100 साल बाद भी हम यही सवाल उठा रहे होंगे। जश्न आज़ादी तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रा आज के जो टॉपिक्स हैं अब उनकी तरफ भी आ जाते हैं। आज भी हम किन दायरों में चक्कर लगा रहे हैं, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। शफ़ी जान साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। शफ़ी जान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रा आगाज़ उन बातों से कर लेते हैं कि जब अभी आज से 2 रोज़ पहले वज़ीर आला ने यह ऐलान किया था, मुलाकात नहीं होने दी, तो फिर 10 बजे से ऑनवर्ड्स आप लोग डी चौक आ जाएंगे, एहतजाज का आगाज़ हो जाएगा। फिर वज़ीर आला आए भी, कुछ फुटेजेस वगैरह भी शेयर की उन्होंने, जिसमें गाड़ी के शीशे टूटे हुए भी दिखाए गए। कोई शिकायत वगैरह इस हवाले से कोई दर्ज करवाई है? क्योंकि एक सीएम की गाड़ी पर अगर हमला हो जाता है तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। शफ़ी साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। देखिए, आपने देखा होगा कि जब एक्सेस नहीं दिया गया तो सीएम अफरीदी साहब ने ये ऐलान किया था कि अगर जुमेरात के दिन तक एक्सेस नहीं दिया जाएगा तो हमने रात भर पूरे पाकिस्तान में हर चौक से डी चौक बनाना है। और फिर आपने मनाजिर देखे होंगे मुल्क के बेशतर हिस्सों के। उसी तनाजुर में कल जब हम केपी हाउस थे, जब हम अडियाला से वापस गए तो केपी हाउस गए, और केपी हाउस से जब हम निकले तो हम पिंडी की तरफ जाना चाहते थे और पिंडी से लीड करते हुए हम इस्लामाबाद आना चाहते थे। लेकिन किरण साहिबा 6 जगहों पे हमारे काफिले को रोका गया। बाकायदा उसके फुटेजेस मौजूद है। सीएम साहब खुद गाड़ी से उतरते हैं और उन्होंने पुलिस से भी बात की। वहां पे जहां जहां हमारी गाड़ी मूव करती थी आगे से ब्लॉकेज जो है वो रख देते थे। इन तमाम 2 घंटे की पूरी गुजरने के बाद हम दोबारा जब ब्लू एरिया की तरफ आए तो हमने उसी रोड से ही काफिले को लीड करना शुरू कर दिया। और हजारों लोग जो है वो सीएम अफरीदी साहब को देख के और तहरीक इंसाफ की परचम को देख के वो गाड़ी की तरफ लपके और काफिला बनता गया। तहरीक इंसाफ की परचम तो इस्लामाबाद में वैसे भी बैन है, आपको किसी स्टॉल में नहीं मिलेगी, पंजाब में भी बैन है। ये आज़ाद आज हम 79वीं आज़ादी मना रहे हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के परचम हमारे साथ थे। कुछ लोगों को हमने वहां पे तहरीक इंसाफ के परचम दिए, लेकिन नीचे जो पुलिस के कांस्टेबल्स थे, जो पुलिस के सिपाही थे, वो परचम जो है वो नहीं छोड़ रहे थे और लोगों से ले रहे थे। और लाठी चार्ज भी एक जगह पे उन्होंने किया और वहां पे सीएम अफरीदी साहब इस बात पे गुस्से में भी हुए। इसी तरह काफिला आगे बढ़ता गया और पूरा जो ये ब्लू एरिया का जो मेन रोड है उसको हम लीड करते हुए जब डी चौक पे पहुंचे, और डी चौक पे पहुंचते ही वहां पे कुछ पुलिस के एहलकार थे, इस्लामाबाद पुलिस के, जो इस गाड़ी में सीएम अफरीदी साहब बैठे हुए थे उसकी छत पे मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ शाहिद साहब थे। अब पहले उन्होंने सीएम अफरीदी साहब की गाड़ी को हिट किया, लेकिन उसके जो है वो विंड स्क्रीन जो थी वो नहीं टूटी। फिर पीछे जो हमारे काफिले में सीएम अफरीदी साहब के साथ दूसरी गाड़ी थी
जिसमें कुछ ऑफिशियल जो सीएम अफरीदी साहब का स्टाफ था वो बैठा हुआ था, उसकी गाड़ी जी को जी। जब हिट किया तो बैक स्क्रीन और साइड की स्क्रीन उन्होंने तोड़ दी। तो ये वो सारी फुटेज भी हमारे पास ये है, पुलिस के जिस पुलिस लाठीचार्ज वाले से ने हमला की। टूटी इवेंट स्क्रीन। इनके पास स्टिक होती है, वो कुछ स्टील टाइप की जो स्टिक होती है, जो पुलिस के पास होती है, ये उससे उन्होंने हिट किया और जी जी, बकायदा उसी उसकी को ही फुटेज लाठी भी कहते हैं हमारे ना पास सर, है। वो जो पुलिस के पास लाठी होती है उससे। नहीं जी। नहीं, लाठी लाठी दो तीन किस्म की और लकड़ी की लाठी नहीं थी, जो स्टील की ब्लैक कलर की जो लाठी होती है, अब उसको क्या कहते हैं मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। ठीक है। यानी कि आपके मुताबिक पुलिस के एक्ट से ही ये गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। आप साथ ही मौजूद रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक की कॉल मुझे दी जा रही है, ब्रेक लीजिए, आप सब साथ मौजूद हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मौजूद मेहमान शफी जान साहब साथ मौजूद हैं। शफी जान साहब आज वज़ीर आला इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, तो परचम कुशाई की जो तकरीब हुई वो भी उन्होंने यहीं पर ही की है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। तो क्या कोई मरकजी तकरीब सूबे में नहीं थी? देखिए, पहली बात यह है कि एक रियासत दो दस्तूर कल रात को आपने देखे होंगे। कल इस्लामाबाद के डी चौक पे ही एक तकरीब का इनेकाद था, जहां पे सीएम पंजाब को बुलाया गया था, लेकिन सीएम खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। देखिए, आपको ये पूछना चाहिए था कि आप उस तकरीब में क्यों नहीं गए? क्या उस तकरीब में आपको बुलाया गया था? लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि कोई मरकजी तकरीब में उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की। आपका सवाल ये बनता है कि उस तकरीब में आप लोग क्यों नहीं गए, क्योंकि हमें कोई वैसे इन्विटेशन मेरा नहीं अगला मिली। सवाल यही था, दूसरी लेकिन आपने बात, खुद ही इस बात का जवाब दे दिया ना। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि कल जो अब यादगार अब फतह की तकरीब हुई थी उसमें क्या बुलाए नहीं गए थे या खुद नहीं गए? तो आपने खुद ही बता दिया कि मदऊ ही नहीं किया गया। देखिए देखिए इसी डी चौक पे एक सीएम को बुला के यादगार जो वहां तकरीब थी उसमें शिरकत करके बड़े प्रोटोकॉल के साथ, तो देखिए हम पुरअमन है, हमारे पास लोग भी थे कल डी चौक में, अगर हम चाहते तो हम रेजिस्ट कर सकते थे, लेकिन सीएम आफरीदी साहब ने कोई रेजिस्ट नहीं किया। हमारा फोकस 27 सितंबर तक है, हम पुरअमन रहेंगे। हमने पुरअमन ही इस ठीक, तहरीक को लीड करना है। सही। बार बार ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। और जहां तक आपने मरकजी तकरीब की बात की, चले सीएम शफी खैबर जान साहब, मुझे ये पख्तूनख्वा सुबह फरमाइएगा खैबर सर, कुछ इत्तलात ये आ रही हैं मुझे कि जो कंप्लीट आपकी करने लीगल दें, टीम है मुझे कंप्लीट उनकी करने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद मुझे के। मुझे जी कंप्लीट कर लें, मुझे कर लें। मुझे कंप्लीट करने दे। देखिए, सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो है वो केपी हाउस में सुबह मौजूद थे, उन्होंने वहां पे परचम कुशाई भी वहां पे की। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा आए और नौशहरा में उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की और 14 लाख पौधे आज खैबर पख्तूनख्वा में लगाए गए हैं। उसकी मरकजी तकरीब में उन्होंने शिरकत की। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, इससे पहले ब्रिलियंट ट्री सुनामी, और आज 14 अगस्त पे खैबर पख्तूनख्वा की सीएम अफरीदी साहब की इनिशिएटिव था इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक कि पूरे सूबे में 14 लाख पौधे लगाए जाएंगे, और वो उसकी मरकजी तकरीब में उन्होंने शिरकत की। ठीक। अच्छा, अब शफी जान साहब जरा अकबर एस बाबर साहब एक दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद खान साहब ने उनको कोई पैगाम वगैरह दिया है पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से, और जो पुराने साथी हैं पीटीआई को, उनको मनाने के लिए उनको कोई टास्क वगैरह दिया है। तो आप लोगों के पास है कोई ऐसी इत्तला? आप लोगों को पता है इस बारे में ऐसे कुछ? देखिए, ऐसी कोई इत्तला हमारे पास नहीं है। इस वक्त तो इमरान खान साहब बिल्कुल कट ऑफ हैं। कोई एक्सेस है ही नहीं, तो ये मैसेज उन तक कैसे पहुंचा, पहले तो इस पे बात होनी चाहिए। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, ये उन्हीं की पार्टी है, वो जो भी चाहते हैं बिल्कुल उस पे मनोन तस्लीम किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मैसेज उन तक पहुंचेगा, क्योंकि खान साहब जब बाहर थे तो एक्स बाबर एस बाबर साहब जो हैं, उन्होंने कोई भी कसर अकबर नहीं एस छोड़ी बाबर थी। जी। अकबर एस बाबर साहब जो थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी वो गए हुए थे, इमरान खान साहब के भी खिलाफ मुख्तलिफ केसेस किए हुए थे। अगर हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर खान साहब चाहते हैं तो बिल्कुल इस पे मनोन तस्लीम भी किया जाएगा और अमल भी किया जाएगा इस बात पे। चलें, दैट्स ग्रेट कि अगर खान साहब की तरफ से ये कहा गया तो फिर इस पे मनोअन अमल किया जाएगा। लेकिन एक और भी मामला चल रहा है शफी जान साहब, अभी 2-3 रोज से मिसाल यूसुफजई हो गई हैं, सलमान अकबर राजा साहब हो गए, एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। शानदाना गुलजार साहब अभी कह रही हैं मुंह ना खुलवाए, उनका करोड़ों रुपए गायब होने पर सवाल उठा रहे हैं वो। ऐसे ही एक बयान स्पीकर जो है वो बाबर सलीम स्वाति साहब वो भी दे रहे हैं कि बाहर से करोड़ों रुपए आए, 75% हड़प कर गए। कौन लोग हैं पीटीआई के अंदर जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं उसको हड़प कर रहे हैं? पहली बात यह है कि सलमान अकबर राजा साहब की इंटीग्रिटी पे हम कोई भी सवाल कबूल नहीं करेंगे। मैं पर्सनली हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ, जिस तरीके से वो चीजों को आगे लेके बढ़ रहे हैं।
वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। वो हर जगह मौजूद होते हैं। पंजाब में जिस किस्म की फसातियत है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इवेंट हो या फिर पार्टी को जहां भी उनको जरूरत पड़ी वो वहां पे खड़े होते हैं। अगर इस वक्त जी कोई ये इल्जाम जी लगा रहा है कि करोड़ों रुपए आए हैं, पहले ये तो बताएं कि करोड़ों रुपए किसने भेजे हैं, किसको मिले हैं, ये तमाम हम्म तफसीलात उनके पास होंगी। और देखिए इल्जाम, नहीं देखिए सर, सीएम सवाल फिर अफरीदी यही साहब है ने ना कि तमाम और आप कह रहे हैं इंटेग्रिटी पे कोई सवाल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर जो आपकी अपनी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की क्या? मिसाल यूसुफजई अगर सलमान अकरम राजा के लिए बात करेंगे तो सलमान साहब ये कह रहे हैं कि मैं उनकी सेनेट की रुकनीत तो मुअत्तल नहीं कर सकता, पार्टी से निकाल सकता हूं, लेकिन उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। शानदाना गुलजार साहिबा के लिए भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, स्वाति साहब के हवाले से भी कुछ नहीं हुआ। तो पार्टी ने कुछ किया तो नहीं उन अरकान के खिलाफ? देखिए पार्टी से किसको निकालना है, किसको पार्टी में लाना है, ये फैसला इमरान खान साहब कर सकते हैं। इसके अलावा ये फैसले की कुव्वत किसी के पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस टाइम हमें सर, इत्तेफाक की जनरल जरूरत है, सेक्रेटरी के इत्तेहाद की ऊपर जरूरत है। अगर इतने संगीन नौयत के इल्जामात लगा रहे हैं और ऐसे वक्त में कि जब आप खुद जानते हैं कि इस वक्त आपकी पार्टी के लिए मुश्किलात हैं, अंदर भी इतने ज्यादा अगर मसाइल हों, तो नोटिस तो दिया जा सकता है जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, मैं पार्टी उसी की पे आ तरफ रहा से। हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन जहां तक निकालने की बात है वो फैसले की कुव्वत इमरान खान साहब के पास है। देखिए सीएम अफरीदी साहब ने भी और हमारी जो टॉप टीयर की लीडरशिप है इस बात पे कंसेंसस है कि इस वक्त जो है तमाम तर फोकस जो है वो 27 पे रखना चाहिए। अफरीदी साहब ने ये मैसेज सब ओहदेदारों को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम सेनेटर्स को, टिकट होल्डर्स को दिया है कि इस टाइम बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइम कोई बयानबाजी होती है और उस बयानबाजी से कोई नुकसान पहुंचता है, ये इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है, ये वो मुतासिर होगी। अगर वो मुतासिर होगी तो कल को वही बंदा जिम्मेदार होगा। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इन ऑर्डर जब तक नहीं होगा तो जो तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं ये डिसिप्लिन से ही, इत्तेफाक से ही और इत्तेहाद से ही हम कामयाबी ठीक, हासिल कर सकते हैं। सही। शफी जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप बात कर रहे थे कि हमारा फोकस जो है वो सारा का सारा 27 सितंबर के ऊपर ही है। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो 17 दिन हो गए हैं मीर रजा को कत्ल हुए, 7 दिन हो गए हैं उसका दूसरा पोस्टमार्टम हुए, लेकिन आज तक उसके जो कातिल हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं। बात करते हैं तफसील से ब्रेक के बाद। मीर रजा कत्ल केस के वकील जिब्रान नासिर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिब्रान, वक्त की भी, और साथ साथ काबिल तारीफ है आपका अमल कि जिस तरह से इस केस को खुदकुशी करार दिया गया था, आपने इस केस को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि आज तक इस केस के लिए लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से कातिलों तक पहुंचा जाए। तो ये काबिल तारीफ अमल है आपका। मुझे बताइए, 17 दिन हो गए कत्ल हुए हुए, तकरीबन 7 दिन हो गए दूसरा पोस्टमार्टम हुए हुए, अब फाइनली फैमिली का बयान भी रिकॉर्ड हो गया है, जाए वक़ुआ का भी दौरा हो गया है, कोई पेशरफ्त वगैरह हो सकी, आगे कुछ बात पता चल सकी? देखिए, कोई लीड्स चीजें नोट की हैं, जो चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पे या मीडिया के जरिए शेयर की गई थी, या उसके अंदर से हमें कुछ और शवाहिद मिले हैं जो सवाल हमने रखे हैं टीम के सामने, तो जी वो बिल्कुल है। ये कहना कि ये पुलिस नहीं पकड़ पाएगी या हमारी पुलिस नहीं पकड़ सकती, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आज की डिजिटल एज के अंदर जहां हमारा एक फुटप्रिंट है कि हम एक जुमला भी कहीं बोले बैठे हुए तो हमें ताकुब करके निकाल लिया जाता है और पकड़ भी लिया जाता है और सजाएं भी दे दी जाती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डिजिटल सर्वेलेंस का दौर है और डिजिटल फुटप्रिंट का दौर है। उसमें कोई इंसान कत्ल करे और कत्ल से पहले एक इंसान को मुखवी बनाए और मुखवी बनाने के बाद टॉर्चर करके और फिर उसकी बॉडी कहीं पे डंप कर दे और फिर वहां से चला जाए, तो और उसका कोई पता ही ना चले, सुराग ही पता ना चले उस पूरे पीरियड में, मेरे ख्याल में ये नामुमकिन होगा। और कहना कि नहीं मिला ये मजाका फेस होगा। तो कातिल तो है जी, और उसको बिल्कुल सामने आना है। जिन नए शवाहिद की आप बात कर रहे हैं वो बता सकते हैं आप, क्या नए शवाहिद आपको मिले, अगर आप बताना चाहें? ये चीज इस वक्त प्रॉपर नहीं है मेरे लिए बताना, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर। हाँ, अगर उनमें से किसी एक चीज को जो हमने पॉइंट आउट की है उसका हमें जवाब नहीं मिला और इन्वेस्टिगेशन नाकाम रहती है हमें उसके हवाले से आगाह करने में या हमें अपडेट करने में या हमें सेटिस्फाई करने में, तो फिर पहले दिन से इस खानदान की जो ताकत बना है इन्वेस्टिगेशन को फेयर करने में, वो इस मुल्क का मीडिया है जी, वो आप लोगों की आवाज है, वो आप लोगों के सवाल है।
तो हम सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम को उनको एक फेयर इस तरह अपॉर्चुनिटी। के मामलात में जब डिले टैक्टिक्स का यूज किया जाता है तो फिर होता ये है कि जो मुजरिम होते हैं उनको मुल्क से बाहर भी निकाल दिया जाता है, वो बाहर भी फरार हो जाते हैं। तो ऐसा भी कोई खदशा मौजूद है कि इतने दिन लग रहे हैं जब, तो ऐसा ना हो कि जो कातिल हैं वो फरार हो चुके हों? जी, कातिल बेशक फरार हो चुके हैं, उनको तो इंटरपोल के जरिए रेड वारंट निकाल के वापस लाया जा सकता है। एक्स्ट्रेडिशन पाकिस्तान में कोई नई चीज है क्या? होती रहती है, हमने एक्स्ट्रेडिशन की केसेस भी किए। हमें तो सितम ज़रीफी ये ना, हमें हमारे कातिल का नाम बताएं, हमें तो ये बताएं कि वो थे कौन लोग जो आके काम कर गए शफाफ तरीके से, और क्यों उनकी पुष्पनाही के ऊपर इस सूबे की पुलिस काम करती रही, थाने की नहीं सूबे की पुलिस, क्योंकि आला तरीन अफसर जो है इसको डिफेंड करते रहे, उसको सुसाइड करते रहे, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। जो चीज मैं आपके सामने इस वक्त अभी शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि जिस चीज के ऊपर हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है कि पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कोई सवाल नहीं किया जा रहा। कल को जो सुखम निकलेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में ताखिर की वजह से, बरवक्त कार्रवाई ना करने की वजह से, तो कोई जज ये थोड़ी बैठ के देखेगा कि खानदान ने उस वक्त मीडिया पे कितना शोर डाला था। जज तो ये देखेगा कि वाकई में अगर पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम इतनी नाकाम थी तो उनके खिलाफ क्या इंक्वायरी हुई। और अगर हम बोलेंगे जी कोई इंक्वायरी नहीं हुई तो वो बोलेंगे फिर इसका मतलब है आपके इल्जामात में कोई दम नहीं है। तो हम वो एक्शन जरूर लेना चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर से हमें बहुत सारे शवाहिद मिल जाएंगे और उनको कुछ पता है जो वो छुपा रहे हैं, क्योंकि जितना एफर्ट उन्होंने मट्टी डाल के। अभी जो नई टीम बदली और वो नई टीम ने क्या कुछ आपको ऐसा बताया कि जो मुलजिम है या जो कातिल हैं वो पुलिस इसका पता लगा चुकी है और सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए या शवाहिद मुकम्मल तौर पर कलेक्ट करने के लिए इसे रिवील नहीं किया जा रहा है? जी, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक अहम सवाल उठाना चाहूंगा। 29 तारीख को वहां पे डिस्कवर की गई थी बॉडी शहीद मीर रजा अली खान की। 29 तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को 3 दिन तक कोई क्राइम सीन यूनिट वहां पे नहीं आया था और कोई होस्टर नहीं मिला था, मगर ये सवाल खड़ा हो गया था कि बंदूक का और गोली का है। वहां पे पूरा मोहल्ला आया, वहां पे वालिदैन चक्कर लगाते रहे, वहां पे पुलिस हुक्काम आते रहे, वहां पे मीडिया के लोग आते रहे। चौथे दिन जाके आपने वो पीली टेपे लगाई और क्राइम सीन यूनिट आया, और वहीं जहाँ 3 दिन इतनी सारी आवाम खड़ी थी, वहीं सामने ही झाड़ी से टीवी के सामने आपने कहा अरे तो होल्स्टर टंगा हुआ है। एक चीज जो 72 घंटे किसी को नजर नहीं आई, वो सडनली सीएसक्यू के सामने आने के बाद सामने टंगी नजर आ गई। इसका मतलब है कि मर्डर के बाद भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन की एक्टिव मैनिपुलेशन चली है, जो पुलिस हकाम की नॉलेज के बगैर और शिरकत के बगैर नहीं हो सकती। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन टीम किसकी एक्टिवली पुष्पनाई करती रही। आप जिब्रान सवाल उठा रहे हैं ना, एक सवाल बिल्कुल आगाज से जब वो सीसीटीवी फुटेजेस आना शुरू हुई थी कि किस तरह से मीर रजा अपने घर से निकले, कहां से उन्होंने गन ली, उसके बाद पे कचरा चुनने वाला और दीगर लोग, तो एक सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि उस वक्त जो कुछ हुआ या फिर उसके बाद का जो मामला हुआ, या मीर रजा उस मौके पर कैसे पहुंचा कि जहां पर उनकी फिर बाद में लाश पाई गई, वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज कहां है? तो क्या वो आपने पुलिस से डिमांड की है कि वो फुटेज तो हमें दें? क्योंकि अब तो ये भी पता चल रहा है ना कि एक दिन अगवा होने के बाद अगले दिन तक या अगली शाम तक वो जिंदा था। हमने जी उसको जो लास्ट सड़क पे चलते हुए देखा, जो अभी तक की फुटेज आई थी, वो 4:38 है। ऐसा नहीं है कि उस मकाम से आगे, उसके मकाम के फौरन इमीडिएटली बात तो नहीं है कैमरे, मगर उस मकाम से थोड़े आगे चले तो वहां पे एक सिटी स्कूल वाक़ है। अब ये कह देना कि जी इतना बड़ा स्कूल है उसके कैमरे खराब हैं, या उसके पीछे कुछ घर वाक़ हैं, उसके आगे कुछ शादी हॉल वाक़ हैं, तो वो ऑफकोर्स हमें वो फुटेज चाहिए और हमें देखना है कि वहां पे वो चलता हुआ आगे नजर नहीं आया। और अगर नहीं नजर आया तो इसका मतलब है जिस मकाम पे वो आखिरी बार नजर आया उसके फौरन बाद उसको किसी गाड़ी में बिठा लिया गया, और जो चीज आपको नजर आएगी फिर वो गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि 12 घंटे आप एक इंसान को कंधे पे लेके तो नहीं घूम सकते ना। तो आपने या तो उसको किसी ब्लाइंड स्पॉट पे गायब करना है, या आपने उसे किसी काली शीशे वाली गाड़ियों में डाल दिया होगा, कोई ऐसी गाड़ी या नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी में डाल दिया होगा, या कोई ट्रैक ना हो। मीर रजा का जो iCloud आईडी है उसको भी एक्सेस करने की कोशिश की गई है, तो वो जो एक स्मार्ट वॉच है जिसे बाकायदा केस का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, वो लिखा ही नहीं गया उसमें, क्या उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है? हो क्या रहा है? नहीं जी, जो मैसेज जो ईमेल आया हुआ है 31 जुलाई को 2:58 PM का, कि एक वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करके आपकी iCloud में साइन इन किया गया है, और एक ऐसी डिवाइस से जो कि ऑलरेडी जिसको हम कहते हैं जी न्यू डिवाइस कह लें या एलियन डिवाइस कह लें। मैं नॉर्मली अपना जो फोन है आपसे बात कर रहा हूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरे दफ्तर का जो कहते हैं ब्राउजर है क्रोम का, वो रेगुलरली यूज होता है लॉगिन करने के लिए मेरे जीमेल के अंदर। मैं कभी किसी तीसरी डिवाइस से लॉगिन करता हूं जो मैंने पहले कभी यूज ना की हो, तो मुझे ईमेल आती है या सिक्योरिटी कोड आता है कि भाई आपने जो काम कर रहा है कंफर्मेशन के लिए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे पास ये जो लॉगिन हुआ है मर्डर के बाद, ये बिल्कुल एलियन डिवाइस से हुआ है। सवालों का जवाब दे दें। जी
ठीक, मुझे एक ये बात बता दीजिए, क्योंकि उनका जो पार्टनर है उसने ऑलरेडी हिफाजती जमानत करवा ली है, ये कहकर के पुलिस उनको बार बार तंग कर रही है, हिरासा कर रही है, तो क्या आपकी मीर रजा के पार्टनर से बात हुई है कोई? नहीं जी, हमारी तो उनसे बात नहीं हुई है। हम तो ये कह रहे थे कि वो हमें आके सच क्यों नहीं बता रहे, और क्या चीज है जो उनके पास भी उनको पता है कि वो छुपा रहे कि नहीं छुपा रहे। अब वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी पुलिस हमें हिरासा कर रही है या पुलिस हमें तंग कर रही है, उसके लिए हम बेल दे रहे हैं। यूजुअली तो आप उसके लिए हरासमेंट पिटिशन या ऐसी कोई चीज फाइल करते हैं, बट वो चीज ऑफकोर्स हम कोर्ट में एड्रेस करेंगे। बट बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले हैं करीब के लोगों से, मीर रजा अली खान के। बहुत सारे जामे सवाल हैं वालिदैन के, जो हमें वो पूरी एक लड़ी बनाने में कोशिश करें, बट नहीं जवाब दे रहे और खुल के लोग बात नहीं कर रहे। और इसलिए हमें पता है, कह रहे हैं कि अगर माली मामलात की वजह से मीर रजा अली का कत्ल हुआ है तो उसके माली मामलात में लोग इन्वॉल्व मौजूद है, और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इनफैक्ट जो नहीं हुई उस पर अब डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे प्रोग्राम में। नाज़रीन, क्विकली आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान जंग के दौरान वजीर खजाना से लेकर वजीर पेट्रोलियम तक मुसलसल ना ये दावा करते रहे हैं कि आवाम को पेट्रोल की कीमतों में हर मुमकिन रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। पिछले माली साल में पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुकूमती हदफ से 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 100 अरब रुपए ज्यादा रही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 1576 अरब रुपए वसूल किए हैं, जबकि जो हदफ था वो 1468 अरब था। फरवरी से अमेरिका ईरान जंग शुरू होने के बाद पेट्रोल की कीमत 400 से जायद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने IMF से कमिटमेंट के नाम पर लेवी कम नहीं की। और अब हकाइक जो बता रहे हैं कि हुकूमत ने टारगेट से ज़्यादा लेवी वसूल की, यानी बदतरीन हालात में जहां लेवी कम वसूल की जानी चाहिए थी, उस वक्त भी हुकूमत ने आवाम से 100 अरब इजाफी वसूल किए हैं, यानी मरे पे 100 दुर्रे। सितम यह है कि कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। आज हुकूमत ने डीलर्स मार्जिन में फौरी 1 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 64 पैसे से बढ़कर 90 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर 9 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गया है। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।